सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड क्लास 11th फिजिक्स। यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला है जो कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। मतलब नेचर में कौन कौन फंडामेंटल फोर्सेस है। अभी फंडामेंटल फोर्सेस का क्या मतलब है, देखिए मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी जितना मैंने बताया तो मैंने बार बार आपको वर्ड पे ध्यान देने के लिए कहा हुआ है। फंडामेंटल समझिए, फोर्स का तो हम लोग जानते हैं, फोर्स हमारे आसपास में बहुत सारा होता है। फ्रिक्शन भी फोर्स है, मस्कुलर फोर्स भी एक फोर्स ही है, इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बहुत सारा है। तो फंडामेंटल को समझने की कोशिश कीजिए। फंडामेंटल भी आप लोगों को पता ही है। फंडामेंटल क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, कहने का मतलब जिससे सबका ओरिजिन हुआ हो। ठीक है, इससे भी बेसिक चाहिए, इससे भी बेसिक आप फंडामेंटल राइट जानते हैं अपना। ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है, वो राइट जो आपके साथ ही आ जाए, मतलब आप है तो आपका वो राइट है, उसी राइट से सब रिलेटेड है, उसी को बोलता है फंडामेंटल। अब यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो फोर्सेस जिससे और सभी फोर्सेस का ओरिजिन हुआ हो। क्या ऐसा होता है कि एक फोर्स से दूसरे फोर्स का ओरिजिन होता है? हाँ होता है। जिस यूनिट में है ना, कि अगर हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट हो, ठीक है, अगर आप देखिए हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन, जिसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात करेंगे, फिर भी आप लोगों को थोड़ा मोड़ा 9 से आइडिया होगा कि हम लोगों का फंडामेंटल कुछ यूनिट्स है। ठीक है, कुछ यूनिट है ना, जैसे लेंथ का होता है मीटर, लेंथ का क्या होता है मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड। ये दो हमारे पास फंडामेंटल है। इस दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों को मिला के हमारे पास स्पीड का यूनिट आ जाता है, जो क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से फंडामेंटल फोर्सेस का क्या मतलब है? फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब है कि दोज फोर्सेस फ्रॉम विच ऑल अदर फोर्सेस आर डिराइव्ड, वो सारे फोर्सेस जिससे दूसरे फोर्सेस डिराइव्ड है। फोर्सेस, दोज फोर्सेस फ्रॉम विच ऑल अदर फोर्सेस आर ओरिजिनेटेड, फ्रॉम विच ऑल अदर फोर्सेस। अब क्या ऐसा है कि सारे फोर्स जो है वो एक खास तरह के फोर्स से ओरिजिन है? ठीक है, सारा का नहीं, पर हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में जो एक मेन थ्रस्ट रहता है, एक मेन जो प्यास रहती है, वो किस चीज़ का रहता है? वो रहता है कि हम लोग जितना पढ़े हैं उस सब चीज़ को यूनिफाई कर दे। और आइंस्टाइन तो यही तो करे ही थे पूरा लाइफ अपना। ठीक है, लाइफ के अंत तक वो चाह रहे थे कि सब कुछ को यूनिफाई कर दिया जाए। तो वही चीज़ से ये भी चीज़ का जन्म हुआ है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फोर्स के बारे में शुरू से ही अगर देखें तो सबका अलग अलग नोशन था, अपना अपना अलग अलग मतलब था। ठीक है, जैसे जैसे एरिस्टोटल का नाम आप सुने होंगे। एरिस्टोटल जो थे वो बोलते थे फोर्स यूज होता है किसी चीज़ को मूव कराने के लिए, और ये इनका गलत था ना, कि ऐसा तो नहीं है किसी चीज़ को मोशन में रखने के लिए क्या फोर्स का जरूरत है? नहीं, इसको गैलीलियो सही किए थे। और इस सब का बेसिक जो फोर्सेस का नॉलेज होता है, वो चाहे अलग अलग फोर्स जो हम लोग नेचर में देखते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मस्कुलर फोर्स हो, फ्रिक्शन का फोर्स हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो, या बहुत सारा अलग अलग हो, मैकेनिकल कुछ भी, तो वो सारे फोर्सेज जो हम लोग देखते हैं, वो सारे फोर्सेज को का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए थे न्यूटन। ठीक है, उन्हीं के बाद ये सब आया था। अब देखिए, फोर्स तो बहुत सारा होता है, वो चाहे चार्ज के बीच में हो, ठीक है, या अलग अलग चीज़ों के बीच में हो। अब 20th सेंचुरी का ये बात है, मतलब 19 समथिंग का, कि फिजिक्स में एक यूनिफिकेशन शुरू हुआ। और उसी टाइम में क्या हुआ कि सारे जो साइंटिस्ट थे वो इस चीज़ पे लग गए कि हमारे नेचर में जितने फोर्सेस हैं, ठीक है, जितने फोर्सेस हैं वो सब कुछ कॉमन फोर्सेस से आए हैं, उसी फोर्सेस से आए हुए हैं। तो वो लोग सब चाहे कि सब एक फोर्स बना दिया जाए और उसी फोर्स से सारा कुछ ऑरिजिन हो जाए। और इसी से एक तो नहीं बन पाया, लेकिन चार अलग अलग फंडामेंटल फोर्सेस आ गए। ठीक है, उन चारों का नाम क्या है? उन चारों का नाम है, एक हम लोग अभी पढ़ेंगे, उन चारों को इस वीडियो में ही पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इसके बारे में आप अच्छा खासा जानते होंगे। ये किए क्या? तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं आप क्या किया, जितने भी अर्थ के ऑब्जेक्ट्स है और कैलेस्टियल बॉडी है जो ऊपर में है, ठीक है, ऊपर में जितने बॉडी है, हेवनली बॉडी, उस सब को यूनिफाई करने का काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सारे फोर्स को। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा है जो कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लिए कि जैसे मैं पेन चला पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसका योगदान है। ठीक है, आप स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स के बारे में जानते होंगे कि स्प्रिंग आप खींचते हैं, उस कंडीशन में इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स ये भी इसी से आया है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स जो लगा पाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़, टेंशन या फ्रिक्शन, ये सब भी इसी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, थर्ड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एटॉमिक पे। ये दोनों तो हम लोग मेनली बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। जानते हैं ना, फिजिक्स में मैंने बताया हुआ कि हम लोग दो लेवल पे मेनली काम करते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। और ऑफकोर्स इस दोनों के बीच वाला भी एक मेसोस्कोपिक होता है, उसके बारे में, पर मेनली दो ही होता है। मैक्रोस्कोपिक जो हम लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, हेवनली बॉडी के बारे में बात करते हैं जो बड़ा है, और एक एटॉमिक लेवल में बात करते हैं, वहाँ पे भी है, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसी चारों से सारा जितना फोर्स आप देखते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो, चाहे कोई और फोर्स हो, वो सब ओरिजिन हुआ है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे नेचर में जितने फोर्सेस थे उसको हम क्या किए, इस चार में
एकोमोडेट कर दिया, इस चार में ही रख दिया कि इस चारों में ही सारे फोर्सेस हैं, इसीलिए इन चारों फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इन चारों को बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इन्हीं फोर्सेस के बारे में पढ़ने का, ठीक है। और ये फोर्स पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ये फोर्स पढ़ने से फ़ायदा है कि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, तो उससे रिलेटेड, उससे डिराइव्ड जितने फोर्स है उनके भी लॉ सेम ही रहेंगे लगभग लगभग। पर हाँ, इनका ओरिजिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, कहाँ से आए हैं, कितने आए, उतना डीप में नहीं जा पाएंगे, क्लास 11th है तो इंट्रोडक्टरी हम लोग जरूर लेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें तो आपको बहुत सारा चीज़ पता ही होगा कि आप लोग क्लास 9th में एक चैप्टर ही पढ़ के आए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या करना, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, किसी दो बॉडी के, चाहे वो छोटा छोटा बॉडी हो, आप हो, हम हो, आपका मोबाइल हो, आप हो, जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं वो, उस दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये होता क्या है, तो इसका कॉज क्या है, अगर कोई पूछे कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग मेन चीज़ का बात करेंगे। तो कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है मास। जहाँ भी मास होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास, ठीक। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी बॉडी, इसी को कहा जाता है मास। तो जहाँ जहाँ मास होगा वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, ठीक है। और स्टेटमेंट आप लिखना चाहे लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी सच दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडी। यानी पहला बॉडी का मास अगर m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीपल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के, सेंटर के बीच के डिस्टेंस के, एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब सेंटर टू सेंटर लगता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कुछ इस तरह का, अगर इस दोनों के बीच के डिस्टेंस r हो, तो यहाँ से हम लोग एक बनाते हैं F इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लेते हैं g m1 m2 बाय r स्क्वायर, पता ही होगा आपको ये सब चीज़, ठीक है। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है जो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है इसका नेचर, ठीक। और ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ दो बॉडी या सिर्फ हेवनली बॉडी के बीच में लगता है। इसका इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारा जितना नेचर है, नेचुरल चीज़ें हैं, चाहे हम लोग खुद भी जो अर्थ से अटैच है, इसी फोर्स के कारण, ठीक है। हमारा मून हमारे साथ है, और ये बताने की जरूरत नहीं है अगर मून नहीं रहेगा तो क्या सब हो सकता है, ठीक है। और हमारा मून जो हमारे साथ है, ठीक है, जो सूरज जो हम लोग को बांध के रखा हुआ है, वो सब कहाँ से आ रहा है, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स के ही से ही आ रहा है, ठीक है। चाहे बारिश होना या पानी का बहना, ठीक है, और बहुत सारा और भी बहुत सारा फेनोमेना जो सब हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही, ठीक है। यहाँ तक कि मॉडर्न लाइफ में हम लोग जितना इंजॉय कर पा रहे हैं, सैटेलाइट के मदद से हम लोग ले पा रहे हैं क्या चीज़, सिग्नल्स, मोबाइल का नेटवर्क यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, या टीवी के सिग्नल्स को यूज कर पा रहे हैं, वो सब कहाँ से, वो सभी ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। और ये क्या है, इसको एक और नोट हम लोग कर सकते हैं कि ये लार्ज स्केल फोर्स है, मतलब डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस पे काम करता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक इफेक्टिव रहता है। कोई कोई फोर्स क्या होता है कि बहुत कम डिस्टेंस तक इफेक्टिव रहता है, लेकिन ये लार्ज स्केल फोर्स है, लार्ज स्केल फेनोमेना या लार्ज स्केल फोर्स है, मतलब ज़्यादा दूरी तक काम करता है, लार्ज स्केल फेनोमेना पे काम करता है, ठीक है। और ये बहुत सारा इसका काम है, जैसे कैसे स्टार इवॉल्व होता है, इसमें भी इसका स्टार का, गैलेक्सीज का, इस सब में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। खैर इसके बारे में आप अच्छा खासा जानते हैं। और एक और चीज़, अभी जो हम लोग 4 फोर्स पढ़ेंगे इस सब में, जो फर्स्ट फोर्स अभी लगभग पढ़ ही लिए, इसके बारे में और डिटेल में मैं नहीं लिखूंगा, आप जानते हैं। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, अभी तक जो चारों पढ़ेंगे उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कितना वीक है इसको बताने का आपको जरूरत नहीं है, 9 में पढ़ चुके हैं। या इसी से समझ लीजिए कि हमारे, ठीक है, और इस पेन के बीच में, या हमारे और जिस मोबाइल में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन दोनों अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, इतना ही वीक है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का अर्थ अट्रैक्ट करने वाला है ऑफकोर्स, लेकिन फिर भी ये वीक है उसके कंपेरिजन। चलिए, और इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है ये जी, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर वैल्यू होता है इसका। चलिए बढ़ते हैं, दूसरी तरफ आते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड फोर्स के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और दिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ज तक ही सीमित रहता है, ठीक। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ चार्ज में लगता है, अरे इससे हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है। आप यहाँ तक कि मैं जो ये पेन उठाया हुआ हूँ या इस पेन को ऐसे रखा हूँ, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं रहता तो मैं इस पेन को नहीं उठा सकता था, मैं क्या कोई भी नहीं उठा सकता था, ठीक है। उसका हाथ टूट जाता है इस पेन को सिर्फ उठाने में। जी हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ, हाथ टूट जाता है इस पेन को, एक पेंसिल को उठाने में। कैसे, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि एक पेन एक बुक भी जो हम उठा पा रहे हैं इसी के वजह से। क्या इसके बारे में थोड़ा थोड़ा फिर बेसिक सा बात करते हैं। इसका कॉज क्या है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज था मास, तो इसका कॉज क्या है, तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो है चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे, देखिए जहाँ भी चार्ज होता है तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज चाहे वो पॉजिटिव निगेटिव हो या निगेटिव पॉजिटिव, ये दो तरह का होता है, ये भी बात है। ओके, एक और चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि मास हमेशा क्या होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन चार्ज जो हमारे पास ये है चार्ज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी। तो किसी भी दो चार्ज के बीच में, ठीक है, किसी भी दो चार्ज के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों होता है। ये जो था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमेशा अट्रैक्टिव था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव तो समझते ही होंगे, अट्रैक्शन मतलब दो चीज़ का पास आना, रिपल्सन मतलब दो चीज़ का दूर जाना। ठीक है, ओके, ये भी समझे। अब देखिए ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, ये सही है। ठीक है, और इसके लिए भी एक लॉ दिया गया है, कूलम्ब्स लॉ, इसी के तरह का है। मतलब अगर दो हमारे पास चार्ज है, इसको अगर मान ले Q1, इसको मान ले Q2, Q से हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं, इस दोनों के बीच में अगेन डिस्टेंस हो r², तो अगेन एक फोर्स जो होता है कोलम्बिक फोर्स जिसको बोलते हैं, या बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन द टू बॉडी इज इक्वल टू सेम रहता है जी के जगह यहाँ K आ जाता है, और यहाँ पे M1 M2 था, यहाँ Q1 Q2 आ जाता है, Q1 Q2 बाई r²। ये है फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन का किसी दो चार्ज के बीच में। ऑफकोर्स दो पॉजिटिव होगा तो दो पॉजिटिव या दो निगेटिव होगा, या लाइक होगा सिंपली कह सकते हैं तो रिपल्सन होगा, और अनलाइक होगा यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ओके, अब जानते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक कैसे जुड़ गया। देखिए जब भी चार्ज मोशन में रहता है, तो आप 10th में पढ़े हैं कि चार्ज इन मोशन कॉजेज मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज मोशन में जब भी रहता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जब वो स्टैटिक रहता है, यानी चार्ज जब एक जगह रहता है, मूव नहीं करते रहता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है, जिसके बारे में हम पोटेंशियल में पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में पढ़े थे ना, कि पोटेंशियल में एक चार्ज होता है, उस चार्ज का अपना एक फील्ड होता है। अब हम किसी दूसरे चार्ज को अगर इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो वही उसका पोटेंशियल कहलाता है, जितना काम हमको करना पड़ता है। तो चार्ज इन मोशन क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो फिर से अब मैग्नेटिक फील्ड के भी, ये आप लोग कहाँ से पढ़े हैं, क्लास 10th में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, याद कीजिए। वो स्टेट के द्वारा कर रहे थे दूसरा एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसी में उन्होंने देखा था कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किया था, जिससे उनको पता चला था कि हाँ रियली में क्या होता है कि जब चार्ज मोशन में रहता है यानी करंट जाते रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी से रिलेटेड है। और अगेन इसका उल्टा भी सही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर थोड़ा भी चेंजिंग किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स उसको बोलते हैं, उसमें चेंजिंग किया जाए तो करंट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब ये दोनों एकदम रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, एक के बिना दूसरा रह ही नहीं सकता है। मतलब ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकता है, एक लवर है एक दूसरे का। कौन कौन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट इसीलिए दोनों एक साथ रहते हैं, और सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसलिए इनको मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकता है, ये भी हम लोग समझे। ठीक, यानी कह सकते हैं कि ये दोनों इनसेपरेबल, क्या है, इनसेपरेबल, मतलब एक दूसरे से आप अलग कर ही नहीं सकते हैं, इनसेपरेबल। ओके, ये चीज़ समझे। उसके बाद आते हैं किस पे, कि ये भी क्या लॉन्ग रेंज फोर्स है, जैसे आप बोले थे लार्ज स्केल कहने का मतलब लॉन्ग स्केल। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, जैसे यानी ज़्यादा दूरी तक काम करता है, तो क्या ये भी करता है, ऑफकोर्स ये भी करता है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स यानी इसका क्या मतलब है, एक्ट्स ओवर, वहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्ट्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस। ओके, दोनों में एक और खासियत है कि कोई, चाहे ये ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों में से कोई मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या कुछ नहीं भी है, वैक्यूम भी है, फिर भी क्या होता है, ये दोनों का फोर्स का इफेक्ट तो सेम ही रहता है, मतलब इंडिपेंडेंट रहता है दोनों। अब इसमें ये क्यों बता रहे हो, उसमें क्यों नहीं बताए थे, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारा चीज़ आप जानते ही थे, और इसकी ये आपके पास थोड़ा सा नया आया है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है ये नया नहीं रहा, आपको मैंने सब कुछ तोड़ दिया है, तोड़ के समझा दिया, फिर भी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ओके, अब आता है कंपैरिजन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा बड़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने तो बता ही दिया आपको इसका आंसर कि वो सबसे वीकेस्ट है, मतलब ये सबसे बड़ा होगा फोर्स, मतलब सबसे बड़ा नहीं कहने का मतलब उससे बड़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होगा। तो ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ स्ट्रॉन्गर, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर देन किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के मच स्ट्रॉन्गर रहते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे कंपेयर करके देखिए।
इस डिफरेंस को, ये जो स्ट्रॉन्ग या वीक का डिफरेंस है, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो प्रोटॉन के बीच में होता है, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, तो आपको ऑफकोर्स चार्ज पता ही होगा, डिस्टेंस दिया ही रहेगा, उस हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। और उसी तरह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, दोनों का मास है, और दोनों का मास कितना कम होता है आपको बताने की जरूरत नहीं। तो दोनों का एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे दो प्रोटॉन के बीच में, और एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 10 टू द पावर 36 टाइम्स, कैन यू इमेजिन, 10 टू द पावर 36 टाइम्स, मतलब हेयर वी हैव 36 जीरोज, 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज़्यादा होगा किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, एक फिक्स डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रांग है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रांग है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वैल्यूएबल क्यों है हमारे लिए? तब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तक ही काम कर सकते थे हम लोग। ठीक है, सब कुछ तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स भी है। ठीक है, उससे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, 10 to the power 36 टाइम्स। तो इतना जब स्ट्रॉन्गर है, ऐसा है, तब वो क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा डोमिनेंट क्यों नहीं कर लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके नेचर पे। तो मैंने आपको बताया था, ये अट्रैक्टिव भी है, ये रिपल्सिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल करने का काम करता है। ऐसा मास के साथ नहीं है, मास सिर्फ ऐड होते जाता है, वो पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग जरूर है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए एटॉमिक और न्यूक्लियर जितना फेनोमेना है, चाहे एटम के लेवल पे है यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जितना फेनोमेना है, उसको तो ये डोमिनेट करता है। ठीक है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, उसमें तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को पूछता भी नहीं है, एटम न्यूक्लियर सब इसके अंदर। तो मोलिकुलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वहाँ पे तो इसका पूछ भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग नेचर में बात करते हैं, तो नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डोमिनेट करके रखा हुआ है। ठीक, तो इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या चीज़, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सो स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसका कंपेरिजन मैंने आपको बता ही दिया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए सो इट डोमिनेट्स, यानी इसी का चलता है कहाँ पे, एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल पे। इट डोमिनेट्स एटॉमिक एंड डोमिनेट्स एट एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्केल पे। ठीक है, न्यूक्लियर स्केल पे नहीं, न्यूक्लियर पे तो अभी हम लोग पढ़े न्यूक्लियर फोर्स, वो दोनों काम करता है। तो एटॉमिक और मॉलिकुलर स्केल पे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कारण है कि यहाँ पे नेचर में क्यों नहीं चल पाता है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ग्रेविटी जो है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव है, हमेशा अट्रैक्टिव है। ठीक है, यानी हमेशा ऐड करते जाएगा ये। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हम लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, यानी ये पॉजिटिव भी और निगेटिव भी है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव ओवरऑल। ठीक है, ये कैंसिल भी कर देता है इसको। एक दूसरे तरीके भी से समझ सकते हैं कि मास तो हमेशा क्या है, मास हमेशा पॉजिटिव है ना, तो हमेशा इसका सम होते जाएगा, जुड़ते जाएगा। लेकिन चार्ज दो वेराइटी में आता है, पॉजिटिव और निगेटिव, उसका दो टाइप्स है, इसीलिए दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मैटर जो है ऑफकोर्स न्यूट्रल रहता है, नेट चार्ज इसीलिए उस पर जीरो रहता है, इसीलिए फोर्स भी जो है वो जीरो है। तो ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ईएम फोर्स हमेशा रिपल्सिव होता है। मास जो है इसका सिर्फ और सिर्फ हमेशा पॉजिटिव होता है, बट चार्ज क्या होता है, हमेशा चार्ज पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों रहता है, एज वेल एज निगेटिव। एंड ऑफकोर्स जो एटम है हमारा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब एटम जब न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव के कारण जो फोर्स होगा वो भी क्या कर देगा, कैंसिल। न्यूट्रल करने का क्या मतलब, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का ये मतलब नहीं है कि नो चार्ज, इसका मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज भी। तो ओवरऑल क्या करने वाला है, जो फोर्स है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम फोर्स भी क्या होता है, इज लार्जली जीरो होता है। इसीलिए सो ग्रेविटेशनल फोर्स, अब चूंकि ये कैंसिल ही कर देता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज, या ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट्स, यानी इन्हीं का वर्चस्व चलता है। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट रहता है, कहाँ पे, एट टेरेस्ट्रियल फेनोमेना, यानी जो हम लोग नेचर में आसपास जो है उसमें हम लोग किसको पाते हैं, तो यहाँ पे किनका चलता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फोर्स कहाँ ज़्यादा रहता है, तो आप देख सकते हैं लाइटनिंग सब में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि एक किताब या एक पेन हम लोग रखे हुए अपने हाथ में, हम बैलेंस करें, तो ये जो है इस पेन को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? ऑफ कोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है अर्थ, अर्थ अपने सेंटर की तरफ इसको खींच रहा है। अब हम इसको बैलेंस किए हुए हैं। बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस तभी होता है, बैलेंस फोर्स समझते हैं ना, जब नेट फोर्स इस पर जीरो हो। मतलब ऑफकोर्स जब नीचे एक फोर्स लग रहा है तो ऊपर भी हम एक फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, लगा रहे हैं ना, एक फोर्स नीचे आ रहा है, एक फोर्स ऊपर। अभी ऊपर वाला फोर्स है क्या? ये ऊपर वाला क्या फोर्स है? तो यहाँ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे है नीचे ऊपर वाला, तो इसको समझिए। अब रियली में ये जो आप इसको पकड़े हुए हैं, एक ऊपर की तरफ फोर्स है, ये ऊपर की तरफ फोर्स जो है ये आया है, आपके जो पेन है इसमें कुछ चार्जेज होंगे और आपका जो हाथ है इसमें कुछ चार्ज होंगे इसके नेट फोर्स के कारण। मतलब जब हम लोग को एक, ये हमारे हाथ में पेन है, ये एक बुक है, इस बुक को अर्थ खींच रहा है mg फोर्स से, इसका मास होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो उसके बाद एक जो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर, यानी जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, तो एक नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स और कुछ नहीं है, ये नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, ठीक है, जो किससे आया है? ये आया है ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है, या नेट फोर्स, किसके फोर्स के कारण? ड्यू टू नेट फोर्स ऑफ चार्ज, नेट फोर्स ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज? तो चार्ज जो हमारे हाथ और बुक या पेन के कारण हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? एट सरफेस ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे कांटेक्ट किया हुआ था, ठीक है, यानी पेन हमारे हाथ से जहाँ पे कांटेक्ट किया हुआ था, जहाँ पे कांटेक्ट में था, उस कंडीशन में जो फोर्स आया था, किसके कारण? तो फोर्स वो फोर्स किसके, कौन फोर्स? जो हुआ था बिटवीन द चार्ज, जो हमारे हाथ में या हमारे पेन में चार्ज है, ठीक है, फोर्स बिटवीन द चार्ज ऑफ हैंड एंड बुक, हैंड एंड बुक। तो इस दोनों के कारण एक नॉर्मल फोर्स ने जन्म लिया कंटेक्ट पे, और इसी कारण हम इसको बैलेंस कर पाए। अगर ये नहीं होता, ठीक है, अगर ये चार्ज नहीं होता तो हम इसको बैलेंस नहीं कर पाते, ये पेन भी हमसे नहीं समझता, या बुक जो रखे हैं उसका तो छोड़ ही दीजिए, हमारा हाथ टूट जाता सिर्फ इतना ही, एक बुक ही उठाने से, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ, और इसमें आपका एक डाउट भी क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स अगर इतना बड़ा है, ठीक है, तो आखिर टेरेस्ट्रियल लेवल पे जो हम लोग देखते हैं, उस विजुअल लेवल पे ये इंपॉर्टेंट या डोमिनेंट क्यों नहीं करता है? तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि नेट जो होता है वो न्यूट्रल होता है कोई भी, तो इसीलिए उसका नेट फोर्स भी जीरो हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे आता है तो ऑफकोर्स ये डोमिनेट करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, किसके मुकाबले? ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। चाहे बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की या वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की, ये दोनों न्यूक्लियर फोर्स ही है, इसमें तो कोई दुराई नहीं है, दोनों न्यूक्लियर फोर्स ही है। लेकिन फिर भी दोनों को अलग रखे क्यों है, इसके बारे में थोड़ा देर में हम लोग समझेंगे। अभी समझते हैं ये दोनों फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर हम बात करें किसी एटम की, ऑफकोर्स एटम ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है, ये फिनोमेना गलत है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ये रियली में रियल पिक्चर नहीं है, फिर भी वोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग चलिए हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, ये एटम के अंदर, ये जो है ये सेल है, ये वोर्स मॉडल के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट है एटम्स का, जहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मैं शॉर्ट में लिखा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अब प्रोटॉन समझिए, प्रोटॉन कैसा? प्रोटॉन इज पॉजिटिव। अब अगर मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ किसी हैवी न्यूक्लियस की, हैवी न्यूक्लियस मतलब उसमें ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, ज़्यादा मास होगा। किसी एटम में मास कहाँ से आता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जो कहाँ है? सेंटर पे। तो मास भी कहाँ रहता है? ठीक है, न्यूक्लियस में ही। इसीलिए मैं बोला कि वो हैवी एटम रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन रहता है, तो और कोई बात ही नहीं। मान लीजिए यूरेनियम, जिसमें इतना ज़्यादा है, ये चलिए यूरेनियम में मैं छोटा सा लेके समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास छोटा सा, मान लीजिए सोडियम ही है, ठीक है, ये सोडियम का एटम है, ठीक, सोडियम का एटम। तो इस केस में इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो एक ये 11, तो इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ 12 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर है, चूंकि तो जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना प्रोटॉन, तो 11 न्यूट्रॉन और उसके साथ साथ क्या है, 12 प्रोटॉन्स भी है, तभी ना इसका ओवरऑल मास जो होता है वो 23 यूनिफाइड मास होता है। अब 11 प्रोटॉन अगर इतने छोटे रेडियस में, आपको ये भी पता होगा बोर्स के मॉडल से कि ये बहुत छोटा रेडियस होता है, 10⁻⁻15 मीटर में, ठीक है, जो है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब इतने कम स्पेस में इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को उड़ाना, ये पॉसिबल है क्या बिना किसी फोर्स के? अब बोलेंगे नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स लगता हो, तो भैया इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव
पॉजिटिव के बीच में हमेशा रिपल्सिव होगा, इसको इधर धकेलेगा इसको इधर, तो न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं रहता, फट जाता न्यूक्लियस किसी चीज़ का, यानी एटम ही स्टेबल नहीं रहता। मतलब यहाँ पे ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है, अभी जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप पढ़े होंगे वो तो नहीं है, ठीक है। तो कौन फोर्स है इतने छोटे रेडियस में, कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस सब को 11 प्रोटॉन्स, इतने न्यूट्रॉन्स और अगर यूरेनियम सब का बात करते हैं यहाँ पे 235 वगैरह ऐसा 92 प्रोटॉन्स रहते हैं, उतने न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको बैलेंस करने का कौन काम करता है। तो वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। यही ऐसा एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसी भी दो चीज़ के बीच में, चाहे दो प्रोटॉन्स हो उसके बीच में भी, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो उसके बीच में भी, और प्रोटॉन इसके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूट्रॉन इसके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन? यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी स्टेबल जो रहता है हमारा न्यूक्लियस स्टेबल, उसके लिए हकदार कौन है? तो यही भैया हकदार है। यही क्या करते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड हेंस एटम, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस खास के, और जब न्यूक्लियस स्टेबल है तो एटम। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करता क्या है? तो इट बाइंड्स, यानी बांध के रखता है किस चीज़ को? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। और ये मैं आपको बता ही दिया कि ये पॉसिबल नहीं है बिना इस फोर्स के। इस फोर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इसको आप इमेजिन इसी से कर सकते हैं जो मैंने पिछले थोड़ी देर पहले बताया, 10⁻36 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स है। बहुत ज़्यादा फोर्स रहता है रिपल्सन का, तो उसको बांध के रखना, और एक दो को नहीं 11 को 92 को एक साथ बांध के रखना बहुत इजी काम नहीं है, बहुत हैवी काम है। तो यानी ये भी बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और इवन नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इट बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, तभी ना इसको भी हरा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को तभी ना हरा दिया, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन को भी ये अट्रैक्शन में बदल दिया, तभी ना इतना स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये कैसा है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तभी ना बांध के रखा हुआ है। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहता तो न्यूक्लियस रह ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि रिपल्सन होता है प्रोटॉन्स के बीच में, तो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा रिपल्सिव होता है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे चलने कहाँ देगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, और ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे भी वीक फोर्स है, तो वो तो यहाँ चलेगा नहीं। तो एक नया फोर्स है जो कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर आता है, और इतना स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी, इसलिए नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जो ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स से आया है, ना ही किसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से आप देखे थे ना, चाहे नॉर्मल फोर्स हो, या जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन हो, या आप जो इलास्टिक एक स्प्रिंग को खींचते हैं उस कंडीशन में भी जो यहाँ ये खिंचा रहा है वो कैसे, तो वो आप बोलेंगे नहीं ये तो मस्कुलर फोर्स से हुआ, या स्प्रिंग फोर्स इसको बोलेंगे, नहीं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वो रियली में इसके बीच में जो एटम्स थे उसके बीच में जो इक्वल फोर्स था, इसके बीच में जो फोर्स था, उस फोर्स के कारण, उस नेट फोर्स के कारण उसका खिंचा हुआ है, वहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो इसीलिए एक नया फोर्स को जन्म दे दिया गया, जिस एक नया फंडामेंटल फोर्स आया, जो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये कितना स्ट्रॉन्ग है? तो ये स्ट्रॉन्ग है 100 टाइम्स, किसके कंपेरिजन में? तो स्ट्रॉन्ग है 100 टाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग था? 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में, ये उसका भी पापा जी है, 100 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, स्ट्रेंथ में। ओके, अब एक और चीज़, पहला जो फोर्स था वो मास पे डिपेंडेंट था, दूसरा जो फोर्स था, यानी पहला फोर्स करने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा जो फोर्स था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो चार्ज डिपेंडेंट था। ये किस पे डिपेंडेंट है भैया? ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। क्या है ये? चार्ज इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली। और मैंने आपको बता ही दिया था इक्वली लगता है, ये नहीं करता है कि भैया दो प्रोटॉन प्रोटॉन है तो चलो अपने दोनों भाई भाई बराबर लगता है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है इस दोनों के बीच में नहीं लाएंगे, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में नहीं लाएंगे, तो इक्वली लगता है बिटवीन टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स, या चाहे अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, और वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन, इसके बीच में भी इक्वली लगता है, ठीक है। और ये बताने की जरूरत नहीं है न्यूक्लियस कितना छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो है न्यूक्लियस का, ये इसी के कारण है, ठीक। ओके, क्या इलेक्ट्रॉन भी इस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है? नो 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 नो, ये चीज़ आप मिसकंसेप्शन हटा लीजिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फोर्स को
महसूस नहीं कर पाता है, डज नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। ये सिर्फ न्यूक्लियस में ऑपरेट होता है, न्यूक्लियस तक ही रहता है, ठीक है। बहुत शॉर्ट रेंज है, ठीक है, यानी शॉर्ट रेंज फोर्स है। अभी तक हम जो दो पढ़े थे वो स्ट्रॉन्ग रेंज फोर्स था, ठीक है, या लॉन्ग रेंज फोर्स था। ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम दूरी तक सिर्फ न्यूक्लियस के डायमेंशन तक काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स एंड इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। अभी जो हम लोग बात करेंगे वीक न्यूक्लियर की, ये भी क्या होगा, ये भी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। ओके, हाँ, अब यहाँ जो आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस इस सब के बारे में अभी तक नहीं पढ़े, पहले तो 9-10 में रहता था तो बच्चे इस सब से डरते नहीं थे, पर अगर आप नहीं रखे होंगे, हम लोग भी 9-10 में थोड़ा सा पढ़े थे, ठीक है, अलग से बुक लेके हम लोगों में हट गया था, फिर भी अगर आप नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स करता क्या है, तो देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स तभी आता है जब न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, बीटा डी के, अल्फा डी के, इस तरह का काम होता है तब आता है। अब ये होता क्यों है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर तो अभी से आए हैं, अभी करके आए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके भी थोड़ा अंदर, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना कि एटम जो है, एटम कुछ पार्टिकल से बना हुआ है, जिस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम से भी छोटा, इसलिए सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये सब भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, यानी इसके भी छोटे छोटे पार्ट है, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलेंगे, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल के भी छोटे। हम जानते हैं हमारे मैटर जितना है, उस मैटर जो है वो मैटर एटम से बना हुआ है, वो एटम भी कुछ कुछ पार्टिकल से बना हुआ था, जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल बोले। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब उस पार्टिकल का भी, पार्टिकल के सब एटॉमिक पार्टिकल का भी छोटा पार्टिकल जिससे वो बना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अभी कल में डेवलपमेंट चल ही रहा है, इस पर क्वार्क्स बोलते हैं, ठीक है। 6 तरह के क्वार्क होते हैं, बहुत सारी बातें होती है इस क्वार्क पे, क्या है कैसे है, अब ये डेवलपमेंट फेज में है, उतना तो हम लोग को बात नहीं करना है, ये बस समझ सकते हैं कि ये एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट है किस चीज़ का, ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब कंस्टिट्यूएंट समझते हैं ना, जिस चीज़ से कोई चीज़ बना रहता है, ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, वो भी इससे से बना रहता है एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। 6 रहते हैं ये। ओके, जैसे आप समझे, अगर एक न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, हम लोग चूंकि इसी दोनों पे बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। एक प्रोटॉन की और एक न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो हमारे, वो बहुत सारे क्वार्क होते हैं, उसमें एक डाउन और एक अप होता है, तो दो डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क होता है। ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसके बिना वीक न्यूक्लियर फोर्स आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। रियल में वीक न्यूक्लियर फोर्स आता कब है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अब ये तो पता चले वीक न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, कैसे है, क्यों होता है। इसके लिए एक सिंपल रीजन मैं दे सकता हूँ कि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता है। न्यूक्लियस स्टेबल क्यों नहीं रहता है, तो ये क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए थोड़ा मोड़ा आप समझ लीजिए। इसी तरह से प्रोटॉन क्या है, इसका जस्ट उल्टा, यानी 2 अप प्लस 1 डाउन। अब ये अप डाउन समझिए क्वार्क है, सिंपली बहुत सारे होते हैं अप डाउन और अलग अलग, तो खैर छोड़िए। तो होता क्या है ये समझिए, वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो जन्म हुआ है वो हुआ है न्यूक्लियर फिनोमेना से। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से है, ये होता है न्यूक्लियर प्रोसेसेस में, कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस में। अब होता क्या है देखिए, अब भले ही ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, लेकिन कभी कभी प्रोटॉन्स जब बहुत ज़्यादा होता है या न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटॉन जैसे समझिए आइसोटॉप्स पे आइसोटॉप्स होते जाता है, जैसे यूरेनियम का ही कितना आइसोटॉप्स है, बात की हाइड्रोजन का ही, तो हाइड्रोजन का भी 1 2 3, ठीक है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। अब यहाँ पे तो इतना नहीं है, यूरेनियम का भी 2-3 है। तो इस कंडीशन में ऐसा जब होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इम्बेलेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। इस कंडीशन में होना क्या चाहिए, तो होना ये चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को इंटरकन्वर्ट कर दे। क्या ऐसा भी पॉसिबल है, हाँ ऐसा पॉसिबल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को इंटरकन्वर्ट कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है। कैसे, देखिए ना, थोड़ा सा तो चेंजिंग करना पड़ेगा, इस दोनों के कंस्टिट्यूएंट को अगर हम समझ ले तो थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। हाँ, ये मजाक वाली बात नहीं है कि इसका 2 निकाल के इसमें दे दो या इसका निकाल के इसमें दे दो, लेकिन अगर हम इसके अंदर की बात समझ लेते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं हम इंटरकन्वर्ट। और यही चीज़ होता है। हम जो भी बात करें बीटा डी के, बीटा तो आप समझते होंगे, अल्फा बीटा, थोड़ा सा बीटा इलेक्ट्रॉन्स है, एक तरह से बोल सकते हैं, एक पार्टिकल है जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, सिंपल में भी इलेक्ट्रॉन। बीटा डी के जब होता है, और बीटा डी के 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बीटा डी के जब होता है तो ड्यूरिंग बीटा डी के होता क्या है ये समझ। तो बीटा डी के न्यूक्लियस में बीटा डी के होता है, और ये कब होता है, जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। अब अनस्टेबल क्यों होता है, अगेन क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस नहीं कर पाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, तो वो चाहता है कि हम कैसे भी बैलेंस करें। कैसे बैलेंस करें, तो हो सकता है न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया हो तो उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा प्रोटॉन में, इस तरह का। तो बीटा डी के और न्यूक्लियस का, ठीक। तो बीटा डी के जब न्यूक्लियस का होता है तो क्या करता है, तो न्यूक्लियस इमिट्स यानी निकालता है क्या चीज़,
न्यूक्लियर जो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन को एंड उसके साथ साथ एक अनचार्ज पार्टिकल, इंचार्ज पार्टिकल, एक पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है और उसको नाम देते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, उतना भी वीक नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वीक है, वो वीक इसलिए नाम दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण के कंपेरिजन में वीक है। ठीक है, लेकिन उतना भी वीक नहीं है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स का अगेन जो है ये लॉन्ग रेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज है। कितना? उससे भी कम। ठीक है, न्यूक्लियस का तो न्यूक्लियर जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वो 10⁻15 पे ऑपरेट होता है, ये 10⁻16 मीटर पे ऑपरेट होता है। ठीक है, उसके भी अंदर। ठीक, अब देखिए मैं अगर बात करूँ एक न्यूट्रॉन की, ठीक है, तो न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन कुछ इस तरह से टूट जाता है, प्रोटॉन प्लस ये ई और उसके ऊपर माइनस, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोले। ठीक है, उसी तरह से एक जो होता है उसमें न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन और उसके साथ ये एक नया चीज़ बना, देख रहे हैं ये क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉन का साइन है, उसके ऊपर है, ये प्रोटॉन नहीं है, ये क्या है? इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन, जिसको एंटी इलेक्ट्रॉन ही बोला जाता है। मुझे उम्मीद है आपको इस सब में कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जानता हूँ, पर ये टॉपिक ही ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी धीरे धीरे हमको ये भी पता चलेगा कि जितना एटम पार्टिकल है उसका उल्टा भी प्रेजेंट है। यहाँ पे एंटी इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन जैसा तो है, ठीक है, लेकिन उससे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इलेक्ट्रॉन लेकिन पॉजिटिव चार्ज, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा है चीज़, सबका अपना अपना एंटी पार्टिकल्स है, ये सब चीज़। तो बीटा डिके अगेन पॉजिटिव बीटा डिके भी होता है, निगेटिव भी। तो जब भी बीटा डिके होता है, इस बीटा डिके में एक होता है पॉजिटिव बीटा डिके, जिसको बीटा प्लस लिखते हैं, निगेटिव बीटा डिके। निगेटिव बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, जनरेट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं ये। और पॉजिटिव बीटा डिके में क्या होता है? पॉजिट्रॉन जनरेट होता है, जनरेट्स पॉजिट्रॉन, जैसा कि आप वो एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये चीज़, तो यही चीज़ें होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स अगेन कब होता है? जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और उसके में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंटरकन्वर्सन का काम आता है, जिससे कि उसको स्टेबल करना चाहे। बहुत स्मॉल रेंजिंग फोर्स है, 10⁻16 मीटर पे ऑपरेट होता है। ये वीकर है किससे के कंपेरिजन में? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपेरिजन में। उतना भी वीक नहीं है फिर भी, ठीक है, उससे वीक है। तो ये सब बातें हैं इसके बारे में। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके यूनिफिकेशन के बारे में, कैसे यूनिफिकेशन हो। तो उसको आप थोड़ा सा जानते भी है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म मैंने कवर किया हुआ है। जैसे बात करें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा जो न्यूटन थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा न्यूटन यूनिफाई कर दिए किस किस चीज़ को? जितने टेरेस्ट्रियल यानी हमारे अर्थ पे जो हो रहे फेनोमेना, टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल जो स्पेस में हो रहा है, ठीक है, यानी अर्थ से बाहर हो रहा है, प्लैनेट्स के बीच में, स्टार्स के बीच में। तो इस दोनों चीज़ को क्या कर दिए? यूनिफाई कर दिए एक कॉमन फोर्स से, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से बोलते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखिएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई करने का काम कौन किया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को काम करने, यूनिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक ओस्टेड का, जो है मैग्नेटिक को देखा था, फिर फैराडे का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जिन्होंने ये दिखाया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फेनोमेना है वो दोनों अलग अलग नहीं है, रियली में दोनों सेम है। और इवन इसको भी यूनिफाई किया गया ऑप्टिक्स के साथ, यानी लाइट के साथ। ठीक है, इसमें किन का रोल है? तो इनमें आप देख सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। हाँ, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल का इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। मैक्सवेल क्या किए? ये इसके साथ साथ ऑप्टिक्स को भी मिला दिए। ठीक है, ये बताते हुए कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था ही और उसके साथ साथ लाइट भी आ गया, तो एक और ब्रांच बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जुड़ गया ऑप्टिक्स के साथ। तो इसी तरह से यूनिफिकेशन चल ही रहा है अभी भी। ठीक है, यहाँ तक ये भी बोला जा रहा है कि डिकेड्स की बात है, मतलब 10-20 साल के अंदर की ही बात है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसके हम पढ़े हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उस दोनों को यूनिफाई करने का काम चल रहा है और उस दोनों को कोशिश किया जा रहा है कि इलेक्ट्रो वीक फोर्स का नाम दिया जाए। किसको? अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इस दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रो वीक फोर्स का नाम दिया जाए। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, ये सब सिर्फ अंदाजा ही अभी किया गया है कि ऐसा किया जा सकता है। खैर इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यही सब बातें थी फंडामेंटल फोर्सेस और उसके यूनिफिकेशंस के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ऑफकोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर लगा होगा। ठीक है, कितने तो वीडियो छोड़ के भी चले गए होंगे क्योंकि समझ नहीं आने लगा होगा। पर देखिए ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर आप न्यूक्लियर नहीं पढ़ के आए हैं, मैंने भी आपको डर डर के ये सब बताया कि बताया जाए कि नहीं बताया जाए, और फाइनली सोचा कि बता ही देते हूँ कुछ। ठीक है, अगर आपको डीप चाहिए वीक न्यूक्लियर से तो आप बता सकते हैं, मैं इस पर आपको नया वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिटेल से कवर करूँगा। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।